हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स की लाइब्रेरी। और आप देख रहे हैं इश्क मेहरबा का एपिसोड 6। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नॉवेल की तरफ। असलहान चची का आज से कुछ साल पहले इंतकाल हो गया था। उनको कैंसर जैसा मर्ज लाहक हो गया था। और अगर बात की जाए आपकी बेटियों की, तो वो किसी खातून के साथ एक साथ रहती हैं। कल तक आपको उनकी तस्वीरें दिखा दूंगा। घर इनका किराए का है। यहाँ उनका अपना घर भी था जो उनके भाई ने लेकर दिया था, मगर जिस मोहल्ले में था वहाँ के लोगों का बर्ताव काफी खराब था। यही वजह थी कि असलहान चची उन तीनों को लेकर किराए के मकान में रहने आई थी और अपना घर उन्होंने किराए पर चढ़ाया था, जहाँ इतनी आमदनी हो जाती थी कि घर का गुजर बसर हो जाता था। तालीम के अखराजात वो इनसे ही पूरा करती थी, जो इनके भाई ने उनको जायदाद का हिस्सा दिया था, मगर वो ख़त्म हो गए तो अपना घर बेच डाला उन्होंने। और वो पैसे असलहान चची के इलाज में लग गए थे। अब वो तीनों कमाती हैं तो खाती हैं, वरना भूखे पेट रहती हैं। वो किसी डिफेंस में नहीं रहती, एक छोटे से मोहल्ले के छोटे से किराए के घर में रहती हैं, जहाँ बिजली गैस का बिल उनको पे करना होता है। किराया भी वक्त पर देना होता है, इस डर से कि कहीं मकान मालिक उनको घर से बाहर ना निकाल दे। ये जिंदगी जीती आई हैं, लेकिन एक बात, वो अपने इस हाल में खुश हैं। गैस बंद हो जाता है, कोई चीखता चिल्लाता नहीं। लाइट का मसला हो जाए तो वो छत पर चली आती हैं। असीर मलिक बेड पर लेटे नुरेश मलिक को उन बहनों की जिंदगियों के बारे में ऐसे बताने लगा जैसे कोई शागिर्द अपने उस्ताद को सबक सुनाता है। उसकी बातों को सुनकर नुरेश मलिक को लग रहा था जैसे उनका दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया था। उनके एक गलत फैसले ने जाने कितनी की जिंदगियों की बर्बाद कर दिया था, जिसका एहसास उनको अब हो रहा था। ये क्या हो गया खुदाया! नुरेश मलिक की आंखें भीग गई थीं। उनको इनके हाल पे छोड़ दें, ये हमारा आपको मुफीद मशवरा है। असीर टांग पर टांग चढ़ाए बैठा उनको देखकर बोला, ऐसा अब मुमकिन नहीं असीर, मैं उनसे मिलूंगा, अपने हर गुनाह हर ज्यादती का हिसाब दूंगा और उनको एक खुशहाल जिंदगी फराहम करूंगा। देखना तुम सब कुछ ठीक हो जाएगा फिर। नुरेश मलिक खुद को उम्मीद दिलाते हुए बोले, स्टार प्लस का ड्रामा नहीं है, ये असल ज़िंदगी है। और असल ज़िंदगी में कोई इंसान खुद पर हुए मुजालिम को भूल नहीं पाता, और ना उसका दिल इतना बड़ा होता है कि पल भर में आपको हर बात की माफ़ी देकर पुरसुकून हो जाए। आपका उनसे माफ़ी की उम्मीद रखना ऐसे है जैसे आग और पानी एक साथ बरस जाए। बिजली का ना होना जिस तरह ये चीज़ मुमकिन नहीं, ठीक वैसे ही माफ़ी भी मुमकिन नहीं। आप अपनी कोशिश करते रहें, असीर शाह ने उचका के जवाब दे गया था। तुम काफ़ी ज़्यादा हकीकत पसंदाना बातें करते हो, फिर कभी खुद को मेरी जगह पर रख कर सोचो। नुरेश मलिक ने अफसोस से उसको देखकर कहा, हम जहाँ हैं वहीं रहने दें। असीम संजीदगी से बोला, मेरा एक और काम करो, तुम सुहान से मिलो, उसको मेरी हालत का बताओ, क्या पता उसका दिल पिघल भी जाए। नुरेश मलिक ने आज भरी नज़र से उसको देखकर दूसरा काम दिया था। वो बच्ची नहीं है और हम उससे मिलकर बात क्या करेंगे। आप हमें वो काम न करने का कहें जो हम नहीं कर सकते। असीर का अंदाज दो टोक था। प्लीज़ असीर, मना नहीं करो, तुम मेरी आखिरी उम्मीद हो। नुरेश मलिक ने गोया इल्तिजा की। वो हमसे क्यों मिलेंगी, आप ये बताएं। असीर ने सवाल दगा। तुम कोशिश करके तो देखो, क्या पता वो तुम्हारी सुने, और अगर वो नहीं तो मिशा फिर तीसरी है। नुरेश ने कहा तो लफ्ज़ तीसरी पर असीर के चेहरे पर इस्तज़ा मुस्कुराहट आई। उस तीसरी का नाम फाहा है, असीर ने बताया तो नुरेश मलिक शर्मिंदा से हो गए थे। कैसे बाप थे वो जिनको अपनी औलाद का नाम तक मालूम नहीं था। तुम मिले हो उससे? नुरेश मलिक ने पूछा। हम उनसे क्यों मिलने लगे? अजीर ने उल्टा उनसे सवाल दगा। मैं चाहता हूँ तुम बारी बारी उनसे मिलो। दरख्वास्त, हम असीर मलिक हैं और हम हुक्म सुनाने के आदी हैं। दरख्वास्त करना हमारी शख्सियत का खासा नहीं है, ये हमारी शान के खिलाफ है, और हम अपनी शान के खिलाफ कोई काम नहीं करते। नुरेश मलिक कुछ कहने वाला था, जब उनकी अधूरी बात का मतलब अखज़ करता असीर संजीदगी से भरपूर आवाज़ में बोला था, ये बहुत बड़े अल्फाज हैं तुम्हारे असीर, ज़िंदगी बहुत जालिम चीज़ है। ऐसे ऐसे काम इंसान को करवाने पर मजबूर कर देती है जिसका उस इंसान ने कभी सोचा तक नहीं होगा। नुरेश मलिक उसकी बात सुनकर बोले, हम अपनी बात पर कायम रहेंगे, लिख कर रख लें। असीर मलिक अपनी बात का पक्का है और हम सुहान से एक मर्तबा आपकी खातिर बात ज़रूर करेंगे। असीर ने उन पर जैसे एहसान किया। फहाद से नहीं? नुरेश मलिक थोड़ा झिझक कर बोले, वो बच्ची होगी, हम बच्ची से बात करके अपना वक्त ज़ाया क्यों करें। असीर मलिक ने कहा तो नुरेश मलिक को चुप लग गई। उनके लिए इतना ही काफ़ी था कि असीर मान गया था, चाहे फिर सुहान से बात करने के लिए ही सही। आप कौन?
बाहर का दरवाजा नॉक होने पर सुहान बाहर आई तो फुल ब्लैक ड्रेस में मबलूस आदमी को देखकर ताज्जुब से पूछा, ये दोनों चीज सर ने आपके लिए भिजवाई हैं। उस आदमी ने एक फाइल और खूबसूरत फूलों का बुके उसकी तरफ बढ़ाया। सर, सुहान ने संजीदगी से उसको देखकर पूछा। जुरेज दुरानी, उसने बताया। एक मिनट यहीं रहना। सुहान उसको वहीं रुकने का कहती अंदर आकर जुरेज का नंबर मिलाने लगे जो दूसरी बेल पर रिसीव हुआ था। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत? जुरेज जो मीटिंग से अभी फारिग हुआ था, उसने जब अपने सेल फोन पर सुहान की कॉल को आता देखा तो हैरत से पूछने लगे। वालेकुम अस्सलाम, ये क्या है? सुहान ने संजीदगी से पूछा। ये से मुराद? जुरेज की नजरों में उलझन दर आई थी। आपको मैंने फाइल का कहा था बस, और आपने ये फूलों का गुलदस्ता भेजा है। इसका क्या मतलब आगाज करूं मैं? सुहान ने संजीदगी से भरपूर आवाज में कहा। उसके लहजे में नागवारी जुरेज पल भर में भाप गया था। फूलों का क्या मतलब होता है? जुरेज अब सारी बात समझता उससे बोला, यही कि आदमी का दिमाग खराब हो गया है। सुहान ने दांत पिसकर कहा था। काफी अलग और यूनिक मतलब निकाला है आपने। खैर, मैंने आपको गुड विश देने के लिए फूल भेजे थे। आपने जाने क्यों इतना रिएक्ट कर लिया, हालांकि इसमें कोई बड़ी बात नहीं। आप चाहें तो आप भी मुझे रिटर्न में फूल भेज सकती हैं। जुरेज जवाबन काफी रिलैक्स अंदाज में बोला तो फोन कान से हटाए सुहान ने स्क्रीन को घूरा था जैसे सामने जुरेज का चेहरा हो। मुझे ऐसी चीज पसंद नहीं और मैं उम्मीद करूंगी आप दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे और न कभी लाल फूल भेजेंगे। सुहान ने दो टोक लहजे में कहा। क्या आपको लाल फूलों के अलावा किसी और रंग के कलर पसंद हैं? जुरैस ने पूछा। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं उससे आपको मतलब नहीं होना चाहिए। मैं बस चाहती हूँ आप बस काम की हद तक महदूद मुझसे राब्ता करें, उससे ज्यादा नहीं। सुहान ने कहा। हाँ, तो मैंने गैर जरूरी कोई बात या हरकत भी नहीं की, बस आपने मेरा इतना बड़ा केस लिया है तो बेस्ट विश के लिए मैंने आपको फूल भेजकर आपकी जगह कोई और होता तो शायद मैं यही करता। खैर, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जुरैस ने संजीदगी से कहा। आपका बहुत शुक्रिया और मैं ये फूल वापस भेज रही हूँ। सुहान ने कहा। अपने घर के किसी डस्टबिन में फेंक दें या पाँव के नीचे कुचल दें, मुझे कोई शिकवा नहीं होगा, पर अगर आपने वापस भेजे तो मुझे बहुत अफसोस होगा। जुरैस ने अपनी बात कह देने के बाद कॉल काट दी थी, जिस पर सुहान बस बंद होती स्क्रीन को देखती रह गई थी। फिर उसने उन फूलों को देखकर अपने थोड़े करीब किया, फिर एक लंबा सांस अपने अंदर खींचा। एंड उसी वक्त उसके फोन पर मैसेज ट्यून बजी जो जुरैस की तरफ से थी। फूल खुशबू बिखरने में अहम काम सर अंजाम देती है, लिहाजा उनको देखकर नाराज होने के बजाय मुस्कुराया करें। मैसेज पढ़कर सुहान ने घर के दरवाजे की तरफ देखा जहां से आदमी उसको नजर नहीं आया, शायद वो चला गया था। आशिर ने गहरी सांस हवा की सुपुर्द करके कैफे में बैठी लाली को देखा, फिर अपने हाथ में मौजूद शॉपर को देखा और अपनी और फहा की बातें याद करने लगा। हिजाब में उसको दूं तो सही, पर वो बुरा न मान जाए। आशिर फहद की बात पे थोड़ा झिझक कर बोला। वो बुरा क्यों मानेगी? ये तो एक बहुत अच्छा तोहफा है। दूसरा लड़की हर चीज लेने से इनकार कर सकती है, पर हिजाब लेने से वो कभी इनकार नहीं कर पाएगी। फहद ने उसको तसल्ली करवाई थी। वो ऑलरेडी बहुत बड़ी चादर ओढ़ती है। आशिर लाली को तसव्वुर में सोचकर उसको बोला। उस चादर का क्या फायदा? जब बल जाहिर होने लगे तो आप ऐसा करें, हिजाब उसको तोहफे में दें और बातों ही बातों में उनसे अपने दिल का हाल बयान करें। फहा की बात लिख लें, आप कोई इनकार नहीं होगा। फहा ने कहा तो आशिर ने समझने वाले अंदाज में सर को जुम्बिश दी। अस्सलाम वालेकुम। सोचो कि दुनिया से वापस आकर आशिर लाली की तरफ आया था। वालेकुम अस्सलाम जी। लाली ने नजरें उठाए उसको देखा। ये आपके लिए। आशिर ने शॉपर उसकी तरफ बढ़ाया। ये क्या है? लाली ने हाथ बढ़ाए बिना एक नजर शॉपर पर डालकर उससे पूछा। इसमें लाली सज्जाद बाहर आपके भाई आपसे मिलने आए हैं। अभी आशिर उसको बताने वाला था जब कैफेटेरिया में एक स्टूडेंट ने आकर लाली से कहा तो आशिर की बात दरमियान में ही रह गई थी। एक्सक्यूज मी। लाली जल्दी से अपनी जगह से उठती बाहर की तरफ बढ़ी थी और आशिर अपना हाथ पीछे करता उसको जाता देखने लगा। कुछ सोचकर वो उसके पीछे गया था। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? और हवेली में सब कैसे हैं? लाली ने मुस्कुराकर अरसी मलिक को देखा जो आज काटन के ब्लैक शलवार कमीज में मबलूस खड़ा था और कंधों पर हमेशा की तरह शाल ओढ़ी हुई थी। उसके पीछे आदमियों की लाइन लगी हुई थी जो हमेशा असीर के साथ हुआ करती थी।
वालेकुम अस्सलाम, हम ठीक हैं। आप तैयारी कर लें, अम्मा आपको याद कर रही हैं तो आपको हवेली छोड़ आएंगे। हमें शहर में और भी बहुत से काम हैं। असीर लाली को सलाम का जवाब देता संजीदगी से बोला और गेट के पास आशिर आया तो असीर मलिक का जायजा लेने के बाद उसकी गाड़ियों को देखने लगा। अनजाने में उसकी गिरफ्त शॉपर पर मजबूत हुई थी। उसको अंदाजा नहीं था कि लाली का ताल्लुक इतने बड़े खानदान से होगा। लाली का सादा अंदाज और रुख रखाव से उसको यही लगता था कि शायद वो भी मिडिल क्लास घराने से ताल्लुक रखती होगी, मगर आज असीर को देखकर उसको अपनी ख्यालात गलत साबित होते महसूस हुए थे। अगर उसको अंदाजा होता तो वो कभी भी लाली से दिल ना लगाता। आज वो समझ नहीं पाया अपने गरीब होने पर शिकवा करे या लाली के बड़े खानदान से होने पर अफसोस करे। जी जरूर, मुझे भी सबकी बहुत याद आ रही है और अब तो अक़दस से भी मुलाकात होगी, लाली पुरजोश आवाज में बोली। बिल्कुल, अभी आपका अगर कोई सामान अंदर है तो ले आए, हमने वैसे भी यूनि वालों से बात कर ली है, असीर ने कहा तो लाली सर को जुम्बिश देती गेट की तरफ रुख किया तो नजर एक जगह टिक कर खड़े हुए आशिर पर गई, जिसकी नजर में जाने ऐसा क्या था जो वो बेसाख्ता नजरें चुराने पर मजबूर हो गई थी। उसके बरक्स आशिर एक आखिरी नजर उस पर डालकर अंदर चला गया था तो लाली भी अपना सर झटककर यूनि के अंदर दाखिल होने लगी। आपका मुंह क्यों बना हुआ है? फहा स्कूटी पर मिशा के पीछे बैठती उससे पूछने लगी। दिन खराब गुजरा है मेरा, मिशा ने बताया। आपका दिन? फहा को यकीन ना आया। हाँ जी, मेरा दिन, कैफे से निकाल दी गई हूँ, मिशा ने बताया। वहां पर भी आपके हाथों को चैन ना आया? फहा को गोया अफसोस हुआ। हाँ जी, नहीं आया, और अब तुम चुप रहो, खबरदार जो सुहान से कुछ भी कहा तो, मिशा ने उसको खबरदार किया। फहा क्यों बताने लगी अप्पो को? आप खुद बताना, वैसे भी फहा मसरूफ रहने वाली है क्योंकि उसने इनविटेशन कार्ड तैयार करने का सोचा है। और आपको पता है क्या, गिने चुने गेस्ट लिस्ट में फहा ने जुरैत दुरानी का नाम भी ऐड किया है। फहा ने पुरजोश लहजे में उसको बताया तो मिशा ने बेसाख्ता स्कूटी को ब्रेक लगाई थी। क्या हुआ? फहा को अस्पताल पहुंचाना था क्या? फहा अपने धड़कते दिल को संभालती उसको घूरने लगी। जुरैत दुरानी कहाँ से आ गया याद तुम्हें? मिशा ने उसकी बात इग्नोर की। फहा उसको भूली कब थी, हाय क्या लशपश पर्सनैलिटी थी उसकी। खैर, फहा ने सोचा अप्पो सुहान और उनकी मुलाकात जरूरत से ज्यादा सिरसिरी सी हुई थी तो क्यों ना इस बार गहरी और अच्छी वाली मीटिंग करवाई जाए। फहा ने झट से जवाब दिया। सोच लो कहीं लेने के देने न पड़ जाए। मिशा को ठीक नहीं लगा। फहा पर उम्मीद है, आप भी टेंशन न लो, फहा ने मजे से कहा। वो नहीं आएगा, वो कोई आम शख्सियत नहीं है फहा, मिशा ने उसको समझाना चाहा। आम खास कुछ नहीं होता, बस आप देख लेना, वो जरूर आएगा, फहा ने पुरयकीन लहजे में कहा तो मिशा कंधे उचकाती स्कूटी को दोबारा चलाना शुरू किया। सज्जाद मलिक अपने कमरे में गुस्से से यहाँ वहाँ टहल रहे थे। उनकी पेशानी में इन गनत बलों का इजाफा था, जबकि पूरा चेहरा गुस्से की बदौलत तमतमाता रहा। उनका बस नहीं चल रहा था कि पूरी दुनिया को आग लगा देते। उनको असीर की जुबानी जैसे ही सारी हकीकत मालूम हुई थी, तब से वो बेचैन से थे। एक लम्हे के लिए भी उनको सुकून मैसर नहीं हुआ था। नुरेश मलिक डिस्चार्ज होकर हवेली आ गए थे, मगर उन्होंने एक बार भी उनसे बात करना गवारा नहीं किया था। पुरसुकून हो जाएं, आप मेरी बात लिख लें, वो मनहूस कभी हमारी हवेली में अपने ये सख्त कदम नहीं रखेगी। फायका बेगम जो मुसलसल उनको देख रही थी, आखिरकार बोले बगैर न रह पाई थी। जवाबन सज्जाद मलिक एक नज़र उनको देखकर दोबारा अपने काम में लग गए थे। मैंने फैसला कर लिया है, सज्जाद मलिक कुछ तवक्का बाद बोले। कैसा फैसला? फायका बेगम चौंक सी गई थी। नुरेश मलिक एक बार फिर बगावत पर उतर आया है तो मैं भी अब वो काम करूंगा जो सालों पहले कर देना चाहिए था। सज्जाद मलिक की बात सुनकर फायका बेगम की आंखों में उलझन डर आई थी। वो अभी तक सज्जाद मलिक की बातों को समझ नहीं पाई थी। आप साफ साफ बात क्यों नहीं करते? फायका बेगम उकता कर बोली। वक्त आ गया है कि नुरेश मलिक की बेटियों से सांसें छीन ली जाएं। वैसे भी उन्होंने कुछ ज्यादा जिंदगी गुजार ली है, मगर अब बस बहुत हो गया, उनको इस बोझ से आजाद होना चाहिए। सज्जाद मलिक शैतानी मुस्कुराहट से बोले तो उनकी सारी बात समझ जाने के बाद फायका के चेहरे पर बड़ी मुस्कुराहट आई थी। तो ये नेक काम आप कब करने वाले हैं? फायका बेगम ने पूछा। आदमी तलाश कर रहा हूँ जो ऐसे कामों में माहिर हो। मैं अगली बार की तरह इस बार कोई कोताही बर्दाश्त नहीं कर सकता, सज्जाद मलिक ने कहा। जैसा आपको बेहतर लगे। सच पूछे तो नुरेश मलिक के अंदर जागी अचानक बेटियों की मोहब्बत देखकर मैं खुद खौफजदा हो गई हूँ, फायका बेगम बेजारी से बोली। फिक्र नहीं करो, ये काम बस 1 माह में हो जाएगा, सज्जाद मलिक ने उनको तसल्ली दिलवाई थी। कमरे के दरवाजे के पार खड़ी असमारा बेगम के चेहरे पर उनकी बात सुनकर जहरीली मुस्कुराहट आई थी, जो किसी अच्छी बात का पेश खामा हरगिज नहीं थी। आपको एक बात बताना चाहता हूँ मैं, आर्यन ने किचन में खड़े जुरेश को काफी बनाते देखा तो कहा।
कहो, सुरेश ने मसरूफ लहजे में उसको जवाब दिया। आर्यन का आप कहकर उसको मुखातिब करना सुरेश को सोचने पर मजबूर कर गया था कि जरूर दिल में कुछ काला था। आपकी फुप्पो से बात हुई थी आज? आर्यन ने पूछा। नहीं, मैं आज मसरूफ था बहुत, सुरेश ने संजीदगी से बताया था। एक तो आपकी मसरूफियत, खैर फुप्पो ने बताया वो पाकिस्तान आने वाली हैं। आर्यन ने सर झटक कर उसको बताया। ये तो बहुत अच्छी बात है, सुरेश कॉफी कप में उंडेलता जवाबन बोला था। उन्होंने बताया इस बार वो हम दोनों की शादी करवा कर ही जाएंगी। आर्यन किन आंखों से उसको देखकर बोला था। ये कहो, इस बार मुस्तकिल पाकिस्तान आने वाली हैं। सुरेश अपनी बात कहता किचन से बाहर निकलकर टीवी लाउंज में आया और रिमोट पकड़कर न्यूज चैनल लगाया था। आपकी इस बात से क्या मतलब हुआ? आर्यन उसको पीछे पीछे आता पूछने लगा। मतलब साफ है, मेरा भी शादी का कोई मूड नहीं, सुरेश संजीदगी से कहता कॉफी का घुट भरने लगा। तो हमारी वो कौन सी बहन है जिसको ये ताजा तरीन फूल भेजते हैं? आर्यन तब कर बोला तो कॉफी पीते सुरेश को जबरदस्त किस्म का अछू लगा था। पल भर में उसकी सफेद रंग से सुर्खी माइल हो गई थी, जिसको देखकर आर्यन थोड़ा परेशान हुआ था। आर यू ऑलराइट? आर्यन उसके करीब आता कंधे पर हाथ रखा पूछने लगा, जिसकी आंखों में ज्यादा खांसने की वजह से अब पानी आ गया था। तुमने अभी क्या बकवास की? जुरेश की हालत थोड़ी सुधरी तो उसको घूरकर संजीदगी से पूछने लगा। तुम्हारी नजरों में तो हमेशा मैं बकवास करता रहता हूँ, तो मुझे श्योरली क्या पता अब तुम्हें कौन सी बकवास सुननी है? आर्यन मुंह के जवैये बनाता बोला। तुम्हें अच्छे से पता है आर्यन। जुरेश ने तुम्बिया करती नजर से उसको देखा। वो मैं आर्यन से कुछ बोला नहीं गया। तुम मेरी प्राइवेट चीजों में घुस रहे हो, सीरियसली? क्या आज तक मैं कभी तुम्हारी प्राइवेसी में इन्वॉल्व हुआ हूँ? सुरेश के लहजे में कोई रियायत नहीं थी। क्या हो गया, हम दोनों में भला कैसी प्राइवेसी और इत्तेफाकन में जान गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है ये? आर्यन को सुरेश का इतना रिएक्ट करना समझ नहीं आया। जैसा तुम्हें लग रहा है वैसा कुछ नहीं है, सुरेश ने संजीदा नजर से उसको देखकर कहा। ऐसा वैसा मैं सोच भी नहीं रहा था, वो बस मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आज सिस्टर डे था ना। तो आर्यन इतना कहता एकदम चुप हो गया तो जुरेश का दिमाग भग से उड़ा था। वो बेयकीन नजर से आर्यन को देखने लगा, जो अब यहाँ से वहां देख रहा था। अचानक फिर उसका छत फाड़ कहका गूंजा था, जिस पर जुरेश को ताव आया। बंद करो अपना ये जिन्नाती कहका, जुरेश ने उसको वार्न किया था, मगर आर्यन मजीद तेज आवाज में हंसने लगा। उसको हंसी से लोटपोट होता देखकर जुरेश तब कर अपने सेल फोन खोलकर उसमें कुछ तलाश करने लगा, जहां आज वाकई हर जगह सिस्टर डे नजर आ रहा था। ये देखकर जुरेश अपने जबड़े बीचता बालों में हाथ फेरकर रह गया था। हद है, यानी जिंदगी में पहली बार आपने किसी को फूल भेजे भी तो किस दिन? उस दिन जिस दिन लड़कियां लड़कों को अपना भाई बनाती हैं, मगर यहाँ तो आपने खुद अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारी है। वेट करें, ब्रदर डे भी आ रहा है, जल्द ही ऐसे आपको फूल भी मिलेंगे। आर्यन की बातों ने जले पर नमक का काम किया था। बकवास नहीं करो आर्यन, हर एक का दिमाग इन खुराफात चीजों के बारे में नहीं सोचता। तुम भी ना अब बड़े हो जाओ। जुरेश उस तक पहुंचकर सख्त लहजे में बोला, जिसका असर आर्यन पर नहीं हुआ था। अब रोने का क्या फायदा, जब चुड़िया जग गई खेत। आर्यन की बात पर जुरेश की बस हुई थी, तभी एक इश्ती नजर उस पर डालता लाउंज से जाने लगा। थैंक्स फॉर द कॉफी। खुश रहो और सैया के बजाय भैया बनने की कोशिश करते रहो। टेबल पर जुरेश का रखा कॉफी का मग उठाए आर्यन ने उसको पीछे से हांक लगाई थी, जिसको जुरेश नजरअंदाज कर गया था। उसका इरादा अब बाहर जाने का था। मुझे यहाँ बुलवाने का मकसद? सुहान ने संजीदा नजर से अपने सामने बैठे असीर मलिक को देखा तो वो दोनों इस वक्त कैफे में मौजूद थे। चचा जान चाहते हैं कि हम तुमसे बात करें, तुम्हें बताएं कि वो तुम तीनों को याद करते हैं, तुम्हें अपने पास देखना चाहते हैं, असीर ने बताया। अच्छा, तो तुम यहाँ उनकी सफारशी बनकर आए हो? सुहान ने तंज मुस्कुराहट से उसको देखकर बोली। ऐसा कुछ नहीं है, असीर ने एक इंची नजर उस पर डालकर इनकार किया। फिर जो बात है वो करो, सुहान ने कहा। चचा जान चाहते हैं तुम तीनों गांव में रहो, असीर ने बताना शुरू किया तो बेसाख्ता सुहान ने अपने हाथों की मुट्ठी को बीचा था। उनसे कहो ऐसा कुछ भी ना सोचे और ना हमारी हंसती खेलती जिंदगी में दखल अंदाजी करे, ये मैं कतन बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुहान अपना हाथ जोर से टेबल पर मारती असीर से बोली तो कुछ लोगों की तवज्जो उन पर मबजूल हुई थी और असीर ने काफी नापसंदीदा नजरों से उस सुहान को देखा था। तुम्हें अंदाजा नहीं हम कौन हैं, इसलिए जो भी बात करो अच्छे तरीके से करो, असीर ने सख्त लहजे में उससे कहा, जिस पर सुहान ने अपना सर झटका।
हमारा हक नहीं बनता कुछ भी कहने का, मगर माफ करने में कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता, अश्विन ने कहा। हाँ बिल्कुल, तुमने ठीक कहा, मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि लफ माफी कहने में बहुत छोटा है, मगर उसके बरक्स माफ करने में वो एक बड़ा लफ हो जाता है, इतना बड़ा कि उसको करने में इंसान की कभी कभार पूरी जिंदगी लग जाती है। हमारे लिए उनको माफ करना एक बड़ा अमल है, यह हमारे लिए आसान नहीं। अपने चचा को बता देना कि उनकी माफी से हमारा बीता हुआ कल वापस नहीं आएगा, इसलिए हमारे मन मेल हो जाए जख्मों को उधेड़ने की कोशिश वो ना करें तो अच्छा है, हमें हमारे हाल पे छोड़ दें, ठीक उसी तरह जिस तरह बहुत साल पहले छोड़ा था। सुहान ने अपने एक एक लफ्ज पर खासा जोर दिया था, जिस पर असीर ने गहरी सांस भरकर उसको देखा था। वो जानता था सुहान का रद्द अमल ऐसा ही होगा। तुम्हारी बात से हम मुत्तफिक हैं, मगर अस्सलाम वालेकुम। अभी असीर कुछ कहने वाला था जब कोई उनकी टेबल पर आकर खड़ा हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, आप यहाँ? सुहान ने जुरैज को देखा तो हमेशा की तरह उसके मुंह से वही सवाल निकला था। जी मैं, और आपने कभी बताया नहीं आपका एक बड़ा भाई भी है? जुरैज एक इंचती नजर असीर मलिक पर डाले उससे बोला। असीर ने अपनी आईब्रो को ऊपर किए सड़ता पेज जुरैज का जायजा लिया था, जबकि लफ्ज भाई पर सुहान को काफी अजीब लगा था। भाई, सुहान ने उस अल्फाज को दोहराया था और वो ना समझी के आलम में उसको देखने लगी, जिसने वाइट गोल्ड गले वाली शर्ट के साथ ब्लैक जीन्स पैंट पहनी हुई थी। एक बाजू पर उसने कोट डाला हुआ था तो दूसरे हाथ में उसने अपना सेलफोन पकड़ा हुआ था। बाल उसके सलीके से सेट थे। ब्रेड को भी देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसने ताज़ी शेव की हो। जुरैज के चेहरे पर छाई हुई संजीदगी वो कोई भी अंदाजा लगाने से कासिर थी। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? जुरैज असीर को इग्नोर मूड पर डालता सुहान से पूछने लगा। जरूर बैठ जाएं, हमें भी आपसे पॉजेसिव ब्रदर वाली वाइब्स आ रही है। जवाब सुहान के देने से पहले असीर ने उसको देखकर दिया था, जिस पर जुरैज हाथों की मुट्ठी को सख्ती से बींचकर असीर को देखने लगा, जो ब्राउन कलर की शलवार कमीज पहने हुए था और कंधों पर हमेशा की तरह शाल ओढ़ी हुई थी। उसके होठों पर पुरअसरार सी मुस्कुराहट थी, जबकि जुरैज को इसके गाल पर उभरते घेरे को देखकर ब्लश उभर तब गया था। वो रही सही कसर उसके अल्फाजों ने पूरी कर दी थी। हमसे मुराद? जुरैज ने लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था, क्योंकि वो कुछ और समझ बैठा था। आर्यन की बातों ने सही का उसका दिमाग घुमाया हुआ था। ऊपर से उसको खुद की कम अक्ली पर भी अफसोस हो रहा था कि अगर उसका सुहान के यहाँ फूल भेजने ही थे तो साल के 665 दिनों में ही उसको आज का दिन ही मिला था। आप यहाँ किसी जरूरी काम से आए थे? सुहान ने जुरैज की सुर्ख होती रंगत को देखा तो ध्यान हटाना चाहा। कॉफी पीने आया था। और आप? जुरैज उसकी तरफ मुतवज्जा हुआ। ये असीर मलिक हैं और इन्होंने मुझे किसी काम से बुलवाया था। सुहान ने बताया। इन्होंने आपको आने का कहा और आप आ गईं, जबकि मेरे कहने पर तो आप कभी नहीं आई। ना चाहते हुए भी जुरैज के मुंह से शिकवा बरामद हुआ था। क्या शिकवा किया गया है? असीर यहाँ वहाँ देखकर आहिस्तगी से बड़बड़ाया था, मगर उसकी बड़बड़ाहट जुरैज के कानों से दूर नहीं रही थी। वो बआसानी सुन चुका था। इनको ज़रूरी काम था जब भी मैं आई थी। अगर आपने कभी काम के सिलसिले में आने का कहा तो मैं ज़रूर आऊँगी, सुहान ने संजीदगी से कहा। कुछ मंगवाया नहीं दोनों में से किसी ने? जुरैज खाली टेबल को देखता बोला। उसका मकसद बात बदलना था। आपका इंतजार कर रहे थे, अगर आप अब आएंगे तो मैं कुछ ऑर्डर डालेंगे। असीर ने गोया तंज किया था। आप? जुरैज उससे कुछ कहने वाला था जब टेबल पर पड़े असीर मलिक का फोन वाइब्रेट हुआ था। गैर शरई तौर पर जुरैज की नजरें उसके मोबाइल पर पड़ी थी और चमकती स्क्रीन पर किसी बच्ची की तस्वीर देखकर वो थोड़ा चौंक सा गया था। एक्सक्यूज मी? असीर ने मैसेजेस अपने खास आदमी की देखे तो उन दोनों से कहता सेलफोन की तरफ मुतवज्जा हुआ था। ये वॉलपेपर पर बच्ची किसकी थी? असीर ने अभी व्हाट्सएप ऑन किया था जब जुरैज से रहा नहीं गया तो उसने सवाल किया। हमारी बेटी है, असीर ने मसरूफ अंदाज में उसको जवाब दिया था, क्योंकि जो तस्वीरें उसको रिसीव हुई थी वो उसने खुद चेक करने के बाद नुरेश मलिक को दी थी। हमारी लफ हमारी पर जुरैज हक्का बक्का बेयकीन नजर से सुहान को देखने लगा, जिस पर पहले तो वो उसकी नजरों महफूम समझ नहीं पाई थी, मगर जब समझ आया तो बुरी तरह से सटपटाई थी। हमारी यानी बस हमारी? असीर सेल फोन से नजर उठाता उसकी उड़ी रंगत देखकर अपनी तरफ इशारा किए बताया। उनको मैं लफ कहना नहीं आता, सुहान ने जल्दी में कहा ताकि वो दोबारा उल्टा कुछ ना सोचे। सीख ले वरना लोग समझेंगे कि आपके इस हम में मैं जाने कितनी फौजों का शुमार होता है। जुरैज अपनी अटकी सांस बहाल करता बोला। मशवरा का शुक्रिया। असीर महज इतना कहता तस्वीरों को देखने लगा था। जब एक तस्वीर ने
اس کا دھیان بری طرح سے اپنی طرف متوجہ کیا تھا، اور وہ تھی مسکراتی ہوئی فہد کی تصویر، جس کے نام کے ساتھ والد کا نام نریش ملک لکھا ہوا تھا۔ آپ میرے چچا کے بیٹے تو نہیں جو میں منہ اٹھا کر گاڑی میں بیٹھ جاؤں اور آپ پر بھروسہ کر لوں؟ ایک تصویر کو دیکھ کر اسیر کیا کچھ بھی یاد نہیں آیا تھا۔ بے ساختگی کے عالم میں اس نے اپنا ہاتھ بالوں میں پھیرا تھا، اور جب اس کو نریش ملک کے الفاظ یاد آئے کہ وہ ان تینوں کو حویلی میں رکھنا چاہتا ہے، تو یہ خیال آتے ہی اس کے 14 طبق روشن ہوئے تھے۔ وہ یقین کرنے سے قاصر تھا کہ جو لڑکی اس کو بال نوچنے کی حد تک زج کیا کرتی تھی، وہ اس کی چچا زاد کزن تھی، اور عنقریب وہ دونوں ایک چھت کے نیچے رہنے والے تھے۔ وہ سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا جو لڑکی 5 منٹ میں اس کو دن میں تارے دکھاتی تھی، اس کے ساتھ وہ کیسے ایک چھت کے نیچے رہ سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے مشکل عمل تھا۔ آپ کو کیا ہوا؟ کیا بیوی نے بغیر میک اپ کی تصویر واٹس ایپ کی ہے؟ زریش نے اس کو کھویا ہوا دیکھا تو تکا لگا کر بولا، جس پر اسیر نے خون آشام نظر سے اس کو گھورا، جو شاید اپنا حساب چکتا کرنے کے در پر تھا۔ باقی سوہان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا اپنی پہلی ملاقات پر وہ دونوں بھلا کیوں ایسی عجیب و غریب قسم کی گولہ باری کر رہے تھے۔ ہمیں ضروری کام پڑ گیا ہے تو ہم چلتے ہیں، اور ہمیں جو کہنا تھا وہ ہم کہہ چکے ہیں، باقی تم جو فیصلہ کرو گی اس کا اختیار تمہارے پاس ہے۔ اسیر خود کو کمپوز کرتا اپنی جگہ سے اٹھ کر سوہان سے بولا تو وہ محض سر کو جنبش دے پائی تھی، جس کے بعد اسیر لمبے لمبے ڈاک بھرتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بادشاہ سلامت کون تھا؟ زریش نے جاتے ہوئے اسیر کو دیکھ کر سوہان سے پوچھا۔ وہ میرا فرسٹ کزن ہے اور ہم عمر ہے، مجھ سے بڑا نہیں ہے۔ اسیر کے جانے کے بعد سوہان نے زریش کی بات کا جواب دیا۔ آپ سے ملنے کیوں چاہتا تھا؟ زریش نے پوچھا۔ بات کرنے آیا تھا، سوہان بغیر اس کو دیکھ کر بولی۔ کیا بات؟ اگلا سوال۔ وہ چاہتا ہے، مطلب نریش ملک چاہتا ہے میں ان کو معاف کر کے ہنسی خوشی ان کے ساتھ رہنے لگوں، اپنی بہنوں کے ساتھ، مگر وہ نہیں جانتے کہ میں تو بس ان کو اگنور کرتی ہوں۔ میشو اور فہد تو ان سے نفرت کرتے ہیں، ان کی وجہ سے امی کا رویہ فہد کے ساتھ بہت برا رہا تھا۔ اس کا اسکول بند ہو گیا، اس میں خود اعتمادی کی کمی آ گئی تھی، اس کو ہر کوئی منحوس کہنے لگا تھا۔ سوہان بولنے پر آئی تھی تو بولتی ہی چلی گئی تھی، اور زریش یک ٹک اس کو دیکھتا غور سے اس کو سننے لگا تھا۔ اس نے ایک بار بھی سوہان کو ٹوکا نہیں تھا۔ آپ کا زندگی کے ساتھ تجربہ بہت برا ہوا ہے۔ معافی مانگنا ایک آسان عمل ہوتا ہے، مگر اس کے برعکس معاف کرنے میں انسان کو اپنا جی بڑا کرنا پڑتا ہے۔ آپ پہلے خود کو ٹائم دیں اور یہ بات اپنی بہنوں کو بتائیں، اور جاننے کی کوشش کریں کہ وہ کیا چاہتی ہیں، ان کی رائے کیا ہے، کیونکہ یہ فیصلہ آپ اکیلے نہیں لے سکتی۔ ان کی رائے جاننا بھی آپ کے لیے بہت ضروری ہونی چاہیے۔ زریش نے اس کی بات سن کر سنجیدگی سے بولا تھا۔ آپ کو لگتا ہے وہ میری بات سے انحراف کریں گی یا ان کو میری سوچ سے اختلاف ہوگا؟ سوہان پہلی بار اس کو دیکھ کر بولی۔ آپ جو چاہیں گی وہ دونوں بھی ویسا ہی چاہیں گی، مگر میں بس اتنا کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ان سے ہر بات ڈسکس کریں تاکہ بعد میں وہ کوئی شکوہ نہ کریں۔ زریش اس کی بات سن کر سمجھانے والے انداز میں گویا ہوا۔ میں کوئی مناسب وقت دیکھ کر ان دونوں سے بات کروں گی۔ سوہان تھکی ہوئی سانس بحال کرتی بولی۔ خود کو کمزور محسوس نہ کریں، کیونکہ آپ اپنی بہنوں کی طاقت ہیں۔ اگر آپ نے گیو اپ کر لیا تو وہ آپ کے بغیر کچھ نہیں کر پائیں گی۔ زریش اس کو سمجھانے والے انداز میں بولا تو سوہان نے سر کو جنبش دی تھی۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم کافی کا کہیں؟ زریش نے سنجیدگی سے کہا تو اس کے لفظ ہم پر سوہان نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس دی تھی، جس پر زریش کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آئی تھی۔ جی آپ کہہ دیں، سوہان نے اجازت دی۔ ویسے ٹرسٹ می، آپ کا کزن کسی نمونے سے کم نہیں تھا۔ زریش ویٹر کو اپنے پاس آنے کا اشارہ دیتا سوہان سے بولا، جو اگر اسیر سن لیتا تو اس کے ماتھے پر ان گنت بلوں کا اضافہ ہو جاتا۔ وہ نمونہ تو بالکل بھی نہیں تھا، بچپنے ہوگا، اب تو اس کی شخصیت میں رعب اور وقار تھا۔ سوہان نے اس کی بات کی نفی کی تھی، جس پر زریش کا چہرہ ایسا بن گیا تھا جیسے کڑوا بادام نکل گیا ہو۔ اتنا بھی کوئی خاص نہیں تھا، خیر ہم اس کے بارے میں بات کیوں کر رہے ہیں؟ زریش سر جھٹک کر بولا۔ ہاں دراصل مجھے کیس کے معاملات میں آپ سے کچھ ضروری پوائنٹس ڈسکس کرنی تھی۔ اچانک یاد آنے پر سوہان اپنے سر پر ہاتھ مار کر اس سے بولی تو اس بار زریش بد مزہ ہوا۔ وہ جان گیا تھا کہ ان کے دونوں کے درمیان کسی چیز اتنی جلد ہٹنے والی نہیں تھی۔ وہ جو ہر وقت کام کرنے کو ترجیح دیتا تھا، آج اس لفظ پر اس کو اچھا خاصا غصہ آ گیا تھا۔ کیا ہم اپنی بات نہیں کر سکتے؟ زریش نے بالآخر بول دیا۔ اپنی کیا؟ سوہان نے سنجیدگی سے ایبرو اوپر کیے اس کو دیکھا۔ کچھ نہیں، آپ بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ زریش اس کی بے نیازی پر گہری سانس بھر کر بولا۔
آپ نے جیسا کہ بتایا نذیر ملک نے آپ پر جھوٹا کیس دائر کیا ہے تو ہمیں اس کے یہاں کورٹ کا نوٹس بھیجنا چاہیے تاکہ ہیرنگ کے دن اس کو کوئی بہانہ نہ ملے۔ سوہان نے اس کو دیکھ کر اپنی باتوں کا سلسلہ شروع کیا جو زریس ایسے سننے لگا جیسے دنیا میں وہ کوئی کام کرنے کے لیے آیا ہو۔ اس لفافے میں ان لڑکیوں کی تصویریں ہیں، کام جلدی ہو جانا چاہیے۔ سجاد ملک ایک اینولپ آدمی کی طرف بڑھاتے سنجیدگی سے گویا ہوئے تھے۔ آپ بے فکر رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا، مگر کام زیادہ ہے تو پیسے بھی اتنے لگیں گے۔ وہ چہرے پر خباثت بھری مسکراہٹ سجا کر بولا، پہلے کام پھر دام۔ ایڈوانس میں نے 2 لاکھ تمہارے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیے ہیں، باقی کے پیسے تمہیں تب ملیں گے جب میرے پاس ان بہنوں کی موت کی خبر آئے گی۔ سجاد ملک اس کو گھور کر بولے، آپ سمجھیں کہ آپ کا کام ہو گیا؟ وہ مجھے کو تاؤ دے کر بولا، ٹھیک، ابھی تم جاؤ، اس سے پہلے حویلی میں موجود افراد میں سے کسی کی تم پر نظر پڑے۔ سجاد ملک نے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، مگر میں نے کہا ہوا ہے اس کام کا پورے 10 لاکھ لوں گا میں آپ سے۔ جاتے جاتے ہوئے بھی وہ بولنے سے باز نہیں رہا تھا، مگر سجاد ملک نے اس کی بات پر کان نہیں دھرے تھے اور وہ شخص حویلی کے صحن سے جیسے ہی بیچوں بیچ آیا، اسمارا بیگم اس کے راستے میں حائل ہوئی تھی، جس کو دیکھ کر اس آدمی کے چہرے کی ہوائیاں اڑی تھیں۔ ارے گھبراؤ نہیں، میرے پاس بھی تمہارے لیے ایک آفر ہے۔ اسمارا بیگم اس کو دیکھ کر شاطرانہ مسکراہٹ سے بولی تھیں، کیسی آفر؟ وہ اٹک اٹک کر بولا، ایسی آفر؟ اسمارا بیگم اس کے ہاتھ سے اینولپ اچک کر لہرا کر بولی، دیکھیں مجھے یہ واپس کریں۔ وہ پسینہ پسینہ ہوتا بولا، ضرور، بشرطہ کہ تم میرا کام کرو گے۔ اسمارا بیگم نے سنجیدگی سے کہا، کیسا کام؟ اس نے جان چھڑانے والے انداز میں کہا، وہی سب، تم اس کے ساتھ بھی کرو گے جو اس کے ساتھ کام کرنے کا کہا گیا ہے تم سے۔ اسمارا بیگم آس پاس کا جائزہ لینے کے بعد اس کو ایک تصویر پکڑائی، یہ کون ہے؟ وہ تصویر میں دیکھ کر پوچھنے لگا، اس میں تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، تم بس وہ کرو جو میں کہنے کا بول رہی ہوں۔ اسمارا بیگم نے کہا، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ اسمارا بیگم کو دیکھ کر بولا، 5 لاکھ۔ اسمارا بیگم نے کہا تو اس کی باچھیں کھل گئیں، ٹھیک ہے تو پھر ڈن ہو گیا۔ وہ پکچر جو لالی کی تھی اس کو اینولپ میں ڈالتا اسمارا بیگم سے بولا، کام ہو جانے کے بعد تمہیں تمہاری رقم مل جائے گی اور یہ بات ہم دونوں کے درمیان راز رہنی چاہیے۔ آخر میں اسمارا بیگم کا لہجہ وارننگ سے بھرپور ہو گیا تھا، جس پر وہ آدمی سر کو جنبش دیتا رہ گیا۔ آپ کو ہم نے تصویر سینڈ کی ہے آپ کی بیٹیوں کی، اور ہم نے سوہان سے بھی بات کر کے دیکھ لی ہے، وہ آپ کی کوئی بھی بات سننا نہیں چاہتی۔ کچاک کے حویلی میں آنا۔ گاڑی میں بیٹھا اسیر سیل فون پر نریش ملک سے بولا، وہ آج اکیلا باہر نکلا تھا، ایک ہاتھ سے گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا تو دوسرے ہاتھ سے اس نے موبائل پکڑا ہوا تھا۔ تمہارا بہت شکریہ اسیر، بس اب میں ٹھیک ہو جاؤں اس کے بعد ان تینوں سے میں بات کروں گا۔ نریش ملک سنجیدگی سے بولے، جیسا آپ کو مناسب لگے، ہمارا کام بھی کافی رکا ہوا ہے، ہم نے اس کو پورا کرنا ہے۔ اسیر سنجیدگی سے بولا، صحیح ہے، ویسے گاؤں آنے کا کیا سوچا ہے؟ نریش ملک نے پوچھا، 1-2 دن تک، اور ہمیں آپ سے کچھ کہنا تھا۔ اسیر نے کہا، کہو۔ ہم سوچ رہے ہیں ان کو گاؤں میں لانے سے اچھا ہے شادی کروا دیں، ویسی بھی شادی کی عمر ہے ان کی۔ اسیر نے اپنے مفید مشورے سے ان کو نوازا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان میں سے کوئی حویلی آئے، خاص طور پر فہا۔ اسیر بیٹا حد کرتے ہو، ابھی ان کی میرے لیے ناراضگی ختم نہیں ہوئی اور تم چاہتے ہو میں ان کو مزید خود سے بدگمان کر دوں۔ نریش ملک کو اسیر کی بات سن کر گویا افسوس ہوا۔ ہمیں جو بہتر لگا ہم نے وہ کہا، آگے آپ کو جو صحیح لگے وہ آپ کریں، ابھی ہم کال رکھتے ہیں۔ اسیر نے سنجیدگی سے کہہ کر کال کاٹ دی تھی، تبھی کچھ دور اس کو اکیلے فہا کھڑی نظر آئی جو شاید ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی۔ پہلے اسیر نے اس کو اگنور کرنا چاہا، مگر اس کا جھکا ہوا سر دیکھ کر نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے اپنی گاڑی فہا کی طرف روک دی تھی، جس پر فہا نے چونک کر اپنا سر اٹھایا تھا۔ بیٹھ جائیں۔ اسیر گاڑی کا ڈور ریموٹ سے کھولتا فہا سے بولا۔ وہ سمجھا ہمیشہ کی طرح فہا کوئی ڈرامہ یا بیوقوفانہ بات کرے گی، مگر اس کو حیرت تب ہوئی جب فہا نے اپنے مزاج کے برعکس آج بنا کوئی بات کیے خاموشی سے گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ اللہ خیر کرے۔ اس کو خاموش دیکھ کر اسیر آہستگی سے بڑبڑایا تھا، پھر اس نے دوبارہ سے گاڑی سٹارٹ کر دی تھی۔ اس دوران لیمن کلر کے سادہ سے جوڑے میں ملبوس، سر پہ اچھے سے حجاب پہنے فہا ہنس چپ چاپ بیٹھی اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، جو مزید اسیر سے ہضم نہیں ہوا تھا۔ آج فہا اداس ہے؟
असीर गर्दन मोड़कर फहा को देखकर बेसाख्ता पूछने लगा। वो समझ नहीं पाया उसका खामोश रहना वो क्यों इतना महसूस कर रहा था। शायद वो अब खून की कशिश महसूस करना चाह रहा था। जो भी था वो समझने से कासिर था और इसकी बात के जवाब में फहा ने सर हिलाने पर इत्तेफाक किया था। वजह? अगला सवाल। आज मेरी माँ की बरसी है, फहा भीगे लहजे में बोली थी, जिस पर असीर कुछ देर तक बोल नहीं पाया था। सुनकर अफसोस हुआ और हम आपका दुख समझ सकते हैं। असीर ने अपनी तरफ से उसको हौसला दिया था। आप कैसे समझ सकते हैं? क्या आज आपकी माँ की आप कैसे समझ सकते हैं? क्या आज आपकी माँ की बरसी है? असीर की बात सुनकर फहा ने चौंक कर उसको देखकर कहा था, जिस पर असीर ने बेसाख्ता अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। गुस्ताख लड़की, हमारी वालदा मोहतरमा जिंदा हैं। असीर उसको घूर कर दांत पिसकर बोला था, जिस पर फहा बुरी तरह से गड़बड़ा गई थी। सॉरी, दरअसल आपने बात ही ऐसी की थी तो फहा को लगा शायद आपकी वालदा मोहतरमा भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। फहा ने अपनी तरफ से उसको वजाहत दी थी। ये बताओ और कौन कौन तुम्हारे घर में? असीर ने जानते हुए भी पूछा। आपको क्यों बताऊं? फहा, क्या आपको इतनी कम अकल लगती है जो पर्सनल बातें आपसे डिस्कस करेगी? अगर आपसे लिफ्ट ली है तो आप कोई गलत मतलब अखज़ ना करें। फहा उसको देखकर जताने वाले अंदाज में बोली, जिस पर असीर के रवैये बिगड़े थे। गलती हो गई, दोबारा आपसे नहीं पूछूंगा। असीर ने सर झटक कर कहा और ट्रैफिक की वजह उसने अपनी गाड़ी को ब्रेक लगाई थी। एन उसी वक्त टैक्सी में बैठी सुहान की वो टैक्सी भी उन्हीं के बराबर रुकी थी और गैर शोरी तौर पर सुहान की नज़र फहा पर पड़ी तो वो चौंक सी गई थी। ड्राइविंग सीट पर बैठा लड़का उसको नजर आ रहा था, मगर उसका चेहरा देखने से वो कासिर थी, जब भी पहचान नहीं पाई थी कि वो कौन होगा। पर फहा का यूं इतने इत्मीनान के साथ इतनी बड़ी गाड़ी में किसी लड़के के हमरा सफ़र करना सुहान को खदशात में मुब्तला कर गया था। उसको यकीनन परेशानी ने आ घेरा था और देखते ही देखते वो गाड़ी तेज रफ्तार से उसको नजरों के ओझल हो गई थी, जिस पर सुहान ने गहरी सांस भरकर अपना सर सीट से टिका लिया था। वैसे क्या आपको अपने गांव में मज़ा नहीं आता जो हर वक्त शहर में पाए जाते हैं? फहा ज़्यादा देर तक खामोश नहीं रह पाई थी। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी आपको जगाकर। असीर उसको देखकर खौफ से बोला। फहा सोई हुई तो नहीं थी जिसको आपने जगाया? फहा ना समझी के आलम में उसको देखकर बोली, तुम खामोश रहो, हम ड्राइविंग कर रहे हैं। चीन ने उसको टोक कर बोला। आप कंफर्म करें कि फहा को कहना क्या है, आप या तुम? फहा पूरी तरह से उसकी तरफ मुतवज्जो होती बोली, जैसे कोई गंभीर मसला हो। कोई देखो, आप खामोश हो जाएं, बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। असीर तप उठा था। आपको पता है, आपको लड़कियों से बात करना बिल्कुल भी नहीं आती। अगर यहाँ मेरी किसी बहन ने आपको फहा से बदतमीजी करते हुए देख लिया ना तो आपका मुंह तोड़ देती। फहा उसको देखकर नरवटेपन से बोली, जबकि उसका ऐसा शिकवा करना असी की समझ से बिलातर था। हमारा मुंह आपकी बहनों की जागीर नहीं जिसको वो तोड़ देंगी। और हम खड़े मुस्कुराएंगे, सर झटक कर असी ने तब पर कहा। सोचने वाली बात है, टूटे हुए चेहरे के साथ मुस्कुराते हुए आप कैसे लगेंगे? और फहा ने कभी आपको मुस्कुराता हुआ नहीं देखा। कहते कहते आखिर में फहा जैसे चौंक उठी थी। आप दुनिया में मेरी मुस्कुराहट देखने नहीं आई? असीर ने तंज किया। फहा जानती है ये बात, और आप भी दुनिया में महज लोगों पर तंज के तीर बरसाने नहीं आए। फहा ने जिताया। कितनी लंबी जबान है आपकी, जो कैंची से ज्यादा ही चलती है, और हमें सख्त चिढ़ है ऐसी जबानदार औरतों से। असीर तीखी नजर से उसको देखकर बोला। अच्छी बात है, मगर फहा औरत नहीं है। फहा का शुमार लड़कियों में होता है। फहा फखरिया अंदाज में बोली। क्या फहा कभी चुप हो सकती है? असी ने जब से पूछा। मेरे बोलने पर आपकी कितनी टिकट्स लग रही हैं? खैर, फहा को बोलना अच्छा लगता है। सुहान अप्पू कहती हैं, फहा तुम्हारी आवाज़ हमारे जिस्म में जान डालती है। फहा ने उसकी मालूमात में इजाफा किया। तुम्हारी सुहान अप्पी का दिमाग खराब है जो तुम्हें ऐसी खुशफहमी में मुब्तला किया है। असी सर झटक कर बोला। आप ऐसी बातें ना करें, फहा नाराज भी हो सकती है। फहा के गाल बुरी तरह से फूल गए थे। आपको लगता है कि फहा की नाराजगी का असर असीर मलिक पर पड़ेगा? गाड़ी अनजाने रास्तों पर दौड़ाते असीर ने उससे पूछा। असीर मलिक कौन? फहा के सर पर से गुजरी असीर की बात। आपको हमारा नाम शायद नहीं मालूम, हमें असीर मलिक कहते हैं। असीर ने अपना तारुफ करवाया। आपका नाम काफ़ी अलग सा, ये फहा को पसंद आया। फहा ज़ेरे लब बड़बड़ाई। आपकी हॉबीज़ क्या हैं? असीर ने बात बढ़ाने की खातिर पूछा। उसने अचानक सोच लिया था कि अगर सुहान अपने बाप को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं है तो वो एक बार फिर फहा से बात करके देखेगा, उसकी राय जानने की कोशिश करेगा कि क्या वो सोचती है अपने बाप के बारे में। हॉबीज़?
फहा ने उसको सवालिया नजर से देखा। हमारे कहने का मतलब था आपको क्या करना यानी कौन सा काम करना ज्यादा पसंद होता है और आपकी एजुकेशन कितनी है। एट द लास्ट आपकी अम्मी को क्या हुआ था। असीर ने एक साथ उससे कई सारे सवालात पूछ डाले थे। हमें घर का काम करना अच्छा लगता है, कुकिंग करना, घर की सफाई करना, कपड़े वगैरह वक्त पर धोना, इंस्टीट्यूट जाना और फहा को सिलाई कढ़ाई का काम का भी बहुत शौक है। फहा उसकी आखिरी बात के अलावा हर बात का जवाब दिया था जो असीर ने साफ महसूस किया था। आपको देखकर लगता नहीं आप कामों में इतनी एक्सपर्ट होंगी, छोटी सी जान तो है। असीर उसकी बात मानने से इनकारी हुआ। फहा झूठ नहीं बोलती और वो सच में हर चीज पर महारत रखती है। आप आजमा सकते हैं। वैसे आपने आज हमसे मेरा मतलब मुझसे ऐसा सवाल क्यों किया। फहा तजस्सुस में मुब्तला हुई। दिन ने चाहा तो पूछ लिया, ये बताओ फहा सबसे ज्यादा प्यार किसको करती है। असीर उससे ऐसे बात करने लगा जैसे अक्सर से क्या करता था। फहा अपनी बहनों से बहुत करती है। वो फहा से कुछ मांगेंगी, फहा देने में वक्त नहीं लगाएगी। सोहान अप्पू मेरा दिल है और मिशु अपनी दिल की धड़कन है, फहा ने मुस्कुराकर बताया था। शोहर को फिर कहाँ रखना है। असीर ने तंज किया। शोहर कौन। फहा ने उल्टा उसे सवाल दागा। जिंदगी में कभी ना कभी शादी के बाद आपका शोहर होगा ना। असीर बेमकसद गाड़ी ड्राइव करता उससे बोला। हमने अपनी जिंदगी में अभी एक मकाम हासिल करना है। हमारी जिंदगी में फिलहाल ऐसी चीजों की गुंजाइश नहीं है। फहा किसी ट्रांस की कैफियत में बोली थी और इसका अंदाज देखकर असीर उसकी तरफ देखने पर मजबूर हो गया था। ये तुम्हें तुम्हारी बहनों ने कहा होगा, खुद क्या चाहती हो तुम। असीर ने संजीदगी से पूछा। हम एक दूसरे से अलग नहीं हैं और जो वो चाहती है फहा भी वो सब चाहती है। फहा ने शाने उचकाकर बोली। इंसान पहले खुद से सोचे तो वो ज्यादा बेहतर होता है। हाँ, मगर ये आज हमारा घर इतना दूर कैसे हो गया। फहा ने अब नोट किया तो कहा। जिस पर असीर गाड़ी को ब्रेक लगाता आसपास का जायजा लेने लगा। वो दोनों इस वक्त जहाँ थे एक सुनसान इलाका था। अल्लाह अल्लाह, आपने फहा को अगवा कर लिया। फहा ने आसपास किसी को नहीं देखा, तुक्का लगाकर ऊंची आवाज में और बेयकीन लहजे में उससे बोली। चिल्लाओ मत, आपको अगवा करने में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो तो हमें कुछ कहना था आपसे जब भी यहाँ लाए ताकि सुकून से बात हो सके। असीर उसको घूर कर बोला। फहा को सब पता है, शक्ल से बेवकूफ नजर आती है तो आपने सच में बेवकूफ समझ लिया। आपको क्या लगता है दो चार फहा अगर आपसे बात कर लेगी, आपकी गाड़ी में बैठ जाएगी तो उससे हर काम करवा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होगा। फहा को घर जाना है अपने बस। फहा सीट बेल्ट खोती मुसलसल बोलने लगी थी। आप गलत समझ रही हैं। मैंने समझा ही तो अब है। कहने के साथ ही फहा गाड़ी से उतर गई थी। ये क्या हरकत है, गाड़ी में आओ तुम। असीर अच्छा खासा तब उठा था। फहा को नहीं आना। फहा ने साफ इनकार किया और सोचने लगी कि अब कैसे घर जाएगी अपने। हमारी बात सुन लो। असीर भी उसके पीछे आया। जी आपने अभी यही बोलना है कि हमें आपकी मासूमियत पर प्यार आ गया है। हम आपके बगैर नहीं रह सकते। प्लीज हमारी मोहब्बत को कबूल करके हमारी जिंदगी में शामिल हो जाए। तो फहा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ऐसी चीप लाइनें फहा ने हर ड्रामे में सुनी है। फहा उसकी बात दरमियान में काटकर बोली तो असीर हाथों की मुट्ठियों को बीचकर उसको घूरने लगा, जिसको अंदाजा नहीं था कि वो क्या बोल चुकी है। मासूम और आप, बहुत अच्छा लतीफ़ा सुना दिया आपने। और एक आखिरी बात, हमारा नाम असीर मलिक। हम कभी ऐसी बात आपसे कहेंगे, ये एक गलत फहमी है आपकी। अभी हमारे दिन इतने ख़राब भी नहीं आए कि आप जैसी कम अकल नादान से मोहब्बत करें और अभी गाड़ी में बैठ जाओ। असीर सख्ती से बोला। फहा आपसे अब बात कभी नहीं करेगी। फहा को गुस्सा आ गया। सुनो लड़की, हमारा वक्त इतना फालतू नहीं जो तुम पर लुटाएं। चुपचाप गाड़ी में बैठ जाओ वरना यही छोड़ के चले जाएंगे। असी ने तुम्बिया करने वाले अंदाज में कहा। आपको जाना है तो जाएं। सारी जिंदगी मैंने आपकी इस खटारा गाड़ी से पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं ली जो अब आपके जाने से फहा पर कोई असर होगा। बताने से अच्छा है आप सच में चले जाएं। फहा जज्बाती होती बोली और असी उसके पल में बदलते अंदाज को देखता रह गया। इस दरमियान उसने महसूस नहीं किया कि उसकी खूबसूरत बड़ी गाड़ी को फहा ने किस लक़ब से नवाजा था। तुम्हारा शायद दिमाग खराब हो गया है। असी जज हुआ। यकीनन खराब हो गया था जो आपके साथ गाड़ी में बैठ गई और किसी को खबर भी नहीं कि फहा उसकी बात से मुत्ताफिक हुई और असीर का बस नहीं चल रहा था वो इसका गला दबा देता। अब खराब है ना तो बैठो गाड़ी में, यहाँ तमाशा बनाने की जरूरत नहीं। असीर ने सबसे कहा। जी तमाशा तो मैंने लगाया हुआ है, मेरा तो और कोई काम नहीं। यहाँ मीडिया का हुजूम है, बहुत पब्लिक सिटी है जहाँ फहा तमाशा करेगी और लोग आप पर थू थू करेंगे। तौबा करें आप जरा और अल्लाह का नाम लें। ये कोई पंजी भी नहीं तो फहा को क्या हासिल होगा यहाँ तमाशा करने में, और मुझे नहीं कोई शौक तमाशा करने का। फहा जैसे फट पड़ी थी। फहा, असीर।
असीर ने भी उसका नाम ही लिया था जब फहा की जबान से बेसाख्ता उसका नाम बरामद हुआ, जिस पर असीर कुछ पल खामोश सा उसको देखने लगा जो सिटपटाई अपने मुंह पर हाथ जमा गई थी। आपका नाम लेने में कितना अजीब सा है, फा मुंह ही बनाकर बोली। अगर हो गया हो आपका तो आए, शीशा झटक कर उससे बोला। पहले मुझे बताएं, आपने जानकर गाड़ी को अनजान रास्तों पर चलाया ना, और आपका इरादा फहा को अगवा करके उसके घर वालों से पैसे बटोरने का था ना। शक्ल से आप एक मौजूद खाते पीते अमीर कुबरू घराने से लग रहे हैं, फिर ऐसी भी क्या बात हो गई थी जो मुझे अगवा करना चाहा। फाहा उसकी सुनने के मूड में हरगिज नहीं थी। देखें, अब आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं। असीर का बस नहीं चल रहा था, वरना वो अपने घने काले बालों को नोच लेता। फहा के अल्फाजों ने सही मायनों में उसके होश ठिकाने लगा दिए थे। मेरी हुदूदों को आप ना तराशें, अपना गिरबान देखें। फहा ने उसको शर्मिंदा करने की एक और कोशिश की। हमारी बला से अब आप भाड़ में जाएं। आपको अगर नहीं चलना तो ना चले, यहाँ खड़े होकर रात का इंतजार करें। जब चुड़ैले आपको अपने हसार में लेगी तो मेले में बिछड़ी हुई अपनी बहनों से मिलकर आपको काफी अच्छा महसूस होगा। अश्विन ने संजीदगी से भरपूर लहजे में उसको देखकर कहा तो फहा का मुंह खुला का खुला रह गया था। क्या वाकई में मेले में फहा से उसकी बहनें उससे बिछड़ गई थी? फहा परेशानी से उसको देखकर बोली तो असीर के सबर का पैमाना लबरेज हुआ गया था। जिसको तंजिया खुद की मशाबत चुड़ैलों से करना महसूस नहीं हुआ था, उसको तो बस मेले में न बिछड़ने वाली बहनों का गम सताया जा रहा था। गो टू हेल, असीर दांत कचाकर कहता अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा। आप कितने खड़ूस हैं, क्या आपको जरा रहम नहीं आएगा? अकेली जवान खूबसूरत लड़की यहाँ छोड़कर आप जा रहे हैं? फहा ने उसको पीछे से हाँक लगाकर कहा। खूबसूरत? रियली? असीर ने पलटकर उसको घूरा। यकीन नहीं आता तो खुद को आईने में देखकर मुझे तस्वुर करें, आपको अपना आप मेरे सामने पानी भरता नजर आएगा। फहा का एतमाद काबिल दी था और अपने बारे में पहली बार किसी का ऐसा जुमला सुनकर असीर को तो जैसे सख्ता तारी हो गया था। वो जहाँ जाता था छा जाता था, चाहे वो कोई आम सी जगह हो या कॉलेज से लेकर यूनी तक, हर जगह उसका चर्चा हुआ करता था। उसकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी। और आज छटंग भर की लड़की ने कैसे सर झाड़ मुंह फाड़ बोल दिया था कि वो कुछ नहीं, बदतमीज लड़की। नहीं हूं मैं बदतमीज लड़की। आपका जब दिल चाहता है तब मुझे कभी छोटी लड़की कहते हैं तो कभी गुस्ताख लड़की, और अब बदतमीज लड़की हो गई। कल आपको छोटी लड़की बोलेंगे। मैं क्या सिर्फ आपके मुंह से ऐसे अलकाबात सुनने के लिए पैदा हुई हूँ? मेरा नाम फाहा है, फाहा। जहन नशीन कर लें आप। असीर गुस्से से दिनदिनाता उसके पास आकर कुछ कहने वाला था जब फाहा ने उसकी बात को दरमियान में काट कर कहा, तुम्हें पता है तुम्हारी इस कदर गुस्ताखी पर हम तुम्हारी जबान भी काट सकते हैं। असील मलिक हैं हम, हमें आसान समझने की कोशिश न करो तो अच्छा है, और आइंदा अगर हमारी बात काटने की जुर्रत की तो नतीजन बहुत बुरा होगा। असील का लहजा वार्निंग से भरपूर था। होंगे आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, डायलॉजी की तरह मुश्किल, पर आपको समझने का शौक फहा को नहीं है। बस आप मुझे मेरे घर छोड़ आए, बड़ी मेहरबानी होगी। फहा मुंह के जवैये बनाकर बोली। जबान को फकल लगकर गाड़ी में बैठ जाओ, मुंह से अगर तुम्हारे चूं चरा की आवाज भी आई तो चलती गाड़ी से फेंक देंगे। असीर ने संजीदगी से दो टोक लहजे में उससे कहा। खामोश, हमने कहा ना। फहा एहतजाजन कुछ कहने वाली थी जब असीर ने हाथ के इशारे से उसको कुछ भी कहने से बाज रखा था, जिस पर ना चाहते हुए फहा ने चुप सादिर कर ली थी। नानू, क्या हमारी माँ कभी नहीं होगी? नूर जहाँ बेगम मुलाजमा के साथ उरुज बेगम के बेड की बेडशीट बदलवा रही थी जब अकदस अपनी गुड़िया को पकड़े उनके सामने खड़ी होती मासूम से पूछने लगी। हाय बदकिस्मत, तेरी माँ थी जो तुझे छोड़कर चली गई, पर तू रोती क्यों है? हम हैं न तुम्हारे साथ। नूर जहाँ उसको अपनी गोद में उठाए उसके गालों को चूमकर बोली। अकदस को अपनी मम्मा की तस्वीरें चाहिए। नानू, आप देंगी ना तस्वीर? अकदस ने फरमाइशी अंदाज में कहने के बाद उनसे पूछा। आज के बाद हमें यहाँ हवेली में उस औरत का कोई भी सामान या उससे वाबस्ता कोई भी चीज नजर आई तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, और आज हम पहली और आखिरी बार सबको बता रहे हैं, अगर किसी ने उस औरत की तस्वीर हमारी बच्ची को दिखाई भी तो उसका वो हाल करेंगे कि पूरा गांव देखेगा। अकदस की बात पर नूर जहाँ के कानों में असीर की सालों पुरानी रौबदार आवाज गूंजी थी, जिस पर उनके पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया था और बेसाख्ता उन्होंने झिरझिरी सी ली थी। आओ मैं तुम्हें नूडल्स बना के देती हूँ। नूर जहाँ बेगम ने उसका ध्यान हटाना चाहा। पर मुझे अपनी माँ को देखना है, बाबा भी ऐसा करते हैं और आप भी नहीं दिखा रही।
अकदस के पूरे चेहरे पर उदासी छा गई थी। फुप्पो की जान, आप मेरे पास आए। लाली कमरे में आई तो अकदस का उतरा हुआ चेहरा देखकर नूरे जहां बेगम की गोद से उसे लिया। अकदस अकदस आपसे नाराज है। अकदस ने उससे मुंह फेर कर कहा। अरे वो क्यों? लाली ने उसको देखकर मुस्कुराहट दबाई। क्योंकि आप अकदस को वक्त नहीं देती, अकदस ने जताया, जबकि नूरे जहां बेगम ने शुक्र का सांस खारिज किया था कि अकदस का ध्यान अपनी माँ से हट गया था। अब फुप्पो यूं नहीं जाएंगी कुछ दिनों तक, तो हम खूब मजे करेंगे। लाली ने उसको प्यार से पछाड़ा। क्या सच में? खुशी से अकदस की आंखें जगमगा उठी थीं। हाँ बिल्कुल सच। लाली उसका माथा चुमकर हंसकर बोली। अम्मा जान, आखिर ये कब तक चलेगा? नूरे जहां बेगम उरुज बेगम से बोली, जो तस्बीह के दाने गिराने में मसरूफ थीं। क्या कब तक चलेगा? फिर कुछ हुआ है क्या? उरुज बेगम को उनकी बात समझ नहीं आई थी। मैं असीर की बात कर रही हूँ। वो आखिर कब तक अकदस को अपनी माँ के लम्ब से महरूम रखेगा? नूरे जहां बेगम ने सवाल उठाया। ये करने वाली तुम्हारी बेटी है नूर। असीर हमारे प्यारे पोते ने तो अपने दिल पर पत्थर रखकर अपनी कम उम्र में ही दीबा से शादी की थी, जो उससे 6 साल बड़ी थी, लेकिन उसके बावजूद उसने शादी निभाने की पूरी कोशिश की थी। पर तुम्हारी बेटी ने क्या कर दिया? उसे तलाक मांग ली और अकदस की पैदाइश के अगले रोज जाने वो कहाँ चली गई। और अब तुम जिम्मेदार असीर को ठहरा रही हो। उरिज बेगम तो जैसे फट पड़ी थी। अम्मा जान, दीबा क्यों और किसके साथ गई है, ये बात महज असीर को पता है। और खुदा जाने उसने दीबा के साथ क्या कर दिया था, जो वो हवेली से चली गई थी। ये बताने के बजाय उसने सब हवेली वालों को उसका नाम लेने से मना कर दिया। कोई माने या ना माने, मगर मेरा दिल जानता है असीर ने कभी दीबा को उसका हक दिया ही नहीं था। नूरे जहां जज्बाती होती बोली। जी बिल्कुल, अकदस तो जमीन से उगी थी। फायका बेगम ने उनको देखकर तंज किया। देखें भाभी, आप खामोश रहें। नूरे जहां बेगम अपनी खुजलत मिटाने के कर्ज से उन पर चढ़ दौड़ी थी। मुझसे जबान लड़ाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, नूरे जहां, और अगर आप तुम्हें अपनी भगोड़ी बेटी की इतनी याद आ रही है तो जाओ और तलाश करो उसको। फायका बेगम ने खड़ी खड़ी सुना दी थी। देखें जवान बेटी की अम्मा, आप खुद भी हैं, इसलिए सोच समझकर बोलें। नूरे जहां ने उनको वॉर्न किया। अब तुम मुझे चुप हो जाओ तुम दोनों अब। उर्ज बेगम ने दोनों को टोक दिया था। मैं चुप हो जाऊंगी, बस आप इसको समझाएं कि अचानक जागी हुई ममता को दोबारा सिला दें। फायका बेगम सर झटक कर कहने के बाद वहां से चली गई। सीढ़ियों के अकब के पास खड़ी लाली ने अफसोस से ये सारा मंजर अपनी आंखों से देखा था। यही एक वजह थी जो मेरा दिल यहाँ नहीं लगता। यहाँ इंसान को इंसानों के एहसास नहीं होता। एक साथ रहते हैं मगर एक साथ खड़े नहीं होते। लाली ने गुस्से से अपने कमरे में जाती नूरे जहां बेगम को जाता देखा तो बेसख्ता सोचा था। इस स्टोरी को भी यहीं पर ही एंड करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं आगे क्या होगा। मेरे साथ जुड़े रहिए। स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।